शुरुआत हुई, हम पीछे जैसे ही वहाँ गए तो पीछे से गोली चली, लगातार 2 घंटे फायरिंग हुई। ये घटना लगभग पौने 4 बजे शुरू हुई थी और ये 6 बजे तक गोली चलती रही। गाड़ी इतनी महंगी थी कि उसके जो दरवाजे हैं वो बुलेट प्रूफ का काम कर रहे थे। तो मैं मानूंगा कि वो इतने बड़े नेता होने के बावजूद मुझे ये बोलते रहे कि निखिल हिलो मत, मेरी तो उम्र हो गई है, तो अभी नौजवान हो। और बाला ने हम लोगों को वहीं पे बताया कि अब नक्सली नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं और जो सबको चाकू मार के फेंक रहे हैं जो मर चुका है, और बाकी लोगों को बंधक बनाए जा रहे हैं। ये कोई नेता नहीं है, ये बीड़ी पत्ते के व्यापारी हैं, यानी ये उड़ीसा से बीड़ी पत्ते के व्यापारी आ रहे हैं। जब हम बंधक बन गए तो वहाँ पर हमारे सबके सिर में AK-47 की गिरी थी और वहाँ पर मैक्सिमम जो नक्सली थी वो महिला नक्सली थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे नक्सली आंध्रा के थे, ये एक साजिश थी। उन्होंने सामने आकर बोला मैं महन कर्मा हूँ, मुझे मारो, बाकी लोगों को छोड़ो। ये शब्द महन कर्मा जी के थे। वाकई में वो बस्तर टाइगर लोकल नक्सली होते तो बहुत गंदे कपड़े पहने हुआ था। सब लोगों ने से पूछा आप कौन हो, तो वो बताया कि मैं नक्सलियों का फोटोग्राफर। अब जब हम आगे 3 किलोमीटर बढ़े तो हमको कोया बटालियन सेम नक्सलियों के ड्रेस में मुंह बांधे हुई मिली, तो हम फिर से डर गए कि नक्सली वापस आ गए। इस पूरे मामले में जो मुझे लगता है ये एक नक्सली घटना नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश थी। हमारे जो शहीद हुए कांग्रेस के नेता हैं उनके परिवार को भी न्याय मिले। और उस समय महन कर्मा जी ने शेर की तरह बोला ये मेरे साथ छोटा मोटा मत करो, मुझे गोली मारो, मैं तुमसे डरता नहीं। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में एक हमला हुआ था। उस हमले में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की हत्या कर दी जाती है और उस हमले को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अलग अलग फैक्ट आते हैं। हम एक फैक्ट के बारे में जानेंगे, उस फैक्ट के बारे में रिकॉल करेंगे, फ्लैशबैक पे जाएंगे, 25 मई 2013 की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है निखिल द्विवेदी, राजनांदगांव के नेता है और छत्तीसगढ़ बोर्ड के टूरिज्म बोर्ड के मेंबर भी हैं और NSY छात्र नेता से इनकी शुरुआत हुई है और अभी राजनांदगांव में दमखम रखते हैं। निखिल, उस दिन आप वहाँ पे थे, क्योंकि आपको बता दूं कि उस चश्मदीद में, उस घटना के चश्मदीद में निखिल पहले शख्स थे। हालांकि बहुत सारे और भी लोग थे, लेकिन निखिल ने बहुत करीब से उस घटना को देखा था। विद्याचरण शुक्ल जी की गाड़ी में थे। बात करते हैं निखिल, उस दिन क्या कुछ देखे थे आपने और क्या कुछ हुआ था? फ्लैशबैक पे अपन जाते हैं। 25 मई 2013 को सुकमा में एक सभा हो रही थी। सुकमा में ये सभा हो रही थी। उस सभा के बाद वहाँ से नंद कुमार पटेल जी अगली सभा केसलूर के लिए निकल चुके थे। उनके साथ पूरा काफिला जा रहा था और विद्याचरण शुक्ल जी खाने में थोड़ी देर हो गई थी और थोड़ा स्वस्थ थे तो थोड़ा लेट हो गए थे, तो विद्याचरण शुक्ल जी वहाँ रुक गए थे सर्किट हाउस में भोजन करने के लिए। तो विद्याचरण शुक्ल जी जब वहाँ रुके तो नंद कुमार पटेल जी ने मुझे और विधायक देवेंद्र यादव को कहा कि आप लोग, विद्याचरण जी अकेले आएंगे, आप लोग उनके साथ उनके काफिले में आइए। हम लोग कांग्रेस की NSY के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय मैं राष्ट्रीय महासचिव था NSY का। और हम लोग पूरे परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस की नंद कुमार पटेल जी के साथ, विद्या भैया के साथ पूरा प्रदेश घूम रहे थे। अब वहाँ से हम लोग जब निकले तो विद्या भैया ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बोला कि राजनीतिक चर्चा करनी तो मेरे साथ बैठो। और देवेंद्र अपनी पुरानी पीछे डस्टर में आ रहा था। अब हम वहाँ से निकले तो हमारी एयर सस्पेंशन कार थी, क्योंकि लैंड क्रूजर पाडो विद्या भैया बड़े नेता थे और उनकी गाड़ी बहुत महंगी थी। हमने बहुत तेज़ी से उस काफिले को कवर किया जो 20 मिनट पहले निकल चुका था, लेकिन हम काफिले को कवर किए। जब हम एस प्रकार की घाटी में पहुँचे तो पहले तो पीछे झीरम घाटी है, एस प्रकार की घाटी है। जब शुरुआत हुई, हम पीछे जैसे ही वहाँ गए तो पीछे से गोली चली जो गाड़ी में पड़ी, कांच में कांच टूटा। विद्या भैया को आहट हुई, हम लोगों को आहट हुई, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा तेज़ी से गाड़ी चलाओ। जब तेज़ी से गाड़ी चलाओ कहा तो उस गाड़ी तेज़ी से चलाते हुए बाला, उनका ड्राइवर बाला उस गाड़ी में मौजूद था। मेरे साथ रामावतार देवांगन मौजूद थे जो विद्या भैया के सहयोगी थे, और एक दौलत रोहरा जो अभी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया वो भी मौजूद थे, और एक PSO प्रफुल्ल वो हमारे साथ मौजूद था। हम इतने लोग गाड़ी में थे। अब जब वो वहाँ हम पहुँचे तो पूरा काफिला जाम था, काफिला जाम था। सबसे आखिरी गाड़ी हमारी थी, सबसे लास्ट में लास्ट, हाँ आखिरी गाड़ी हमारी थी। उसके बाद लगातार 2 घंटे फायरिंग हुई। ये घटना लगभग पौने 4 बजे शुरू हुई थी और ये 6 बजे तक गोली चलती रही, अंधाधुंध गोली चलती रही। एक गोली, सबसे पहले ही गोली जो गाड़ी में पड़ी, जब गाड़ी में पड़ी तो गाड़ी सीज हुआ, इंजन सीज हो गया और गाड़ी के चारों साइड से लॉक हो गई और हम अंदर फंसे हुए थे, बहुत गर्मी थी। अब जब जब गोली पड़ती थी गाड़ी में तो ऐसा लगता था कि सांस ले पा रहे, ऑक्सीजन अंदर आ पा रही है। कांच को तोड़ते हुए निकलती थी। गाड़ी इतनी महंगी थी कि उसके जो दरवाजे हैं वो बुलेट प्रूफ का काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत चौड़े दरवाजे थे। लैंड क्रूजर प्राडो अच्छी महंगी गाड़ी थी, लेकिन कांच जो था वो बुलेट प्रूफ नहीं था। तो जो ऊपर से एम्बुस लगाकर नक्सली गोली मारते, पहाड़ियों से गोली मार रहे थे, तो पहाड़ियों से जो गोली मार रहे थे उसके कारण विद्याचरण शुक्ला जी को 3 गोली लग गई। कांच को चीरते हुए सामने सीट पे थे, उनकी सीट को डाउन कर दिया गया था, फिर भी कांच को चीरते हुए उनको लग गई। उनका पूरा खून मेरे ऊपर गिर रहा था, लेकिन बार बार विद्या भैया को मैं मानूंगा कि वो इतने बड़े नेता होने के बावजूद मुझे ये बोलते रहे कि निखिल हिलो मत, मेरी तो उम्र हो गई है, तो अभी नौजवान हो, और नक्सली टारगेट ले लेके गोली मार रहे हैं। बातचीत कर रहे थे? हाँ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आह भी नहीं किया, गोली लगने के बाद आह भी नहीं किया।
इस बीच में 2 घंटे बाद ऐसा हुआ कि ड्राइवर सामने देख रहा था और हम लोग साइड में देख रहे थे। तो ड्राइवर ने बताया, बाला ने हम लोगों को वहीं पे बताया कि अब नक्सली नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं और जो सबको चाकू मार के फेंक रहे हैं, जो मर चुका है, और बाकी लोगों को बंधक बनाए जा रहे हैं। अब नक्सली हमारी गाड़ी तक भी पहुँचे। जब नक्सली हमारी गाड़ी में पहुँचे तो उन्होंने ऊपर से एक रमन्ना नाम के किसी कमांडर था उनका, उसने आदेश किया कि इनको शूट कर दो। उनकी भाषा हमको तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इत्तेफाकन ये बहुत अच्छी बात है या हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारा ड्राइवर वो भाषा जानता था। अच्छा। और उसने आंध्रा गोंडी भाषा में नक्सलियों से बात की। जब नक्सलियों से उसने बात की तो उन्होंने बताया कि विद्याचरण शुक्ला जो है ये कोई नेता नहीं है, ये बीड़ी पत्ते के व्यापारी हैं, यानी ये उड़ीसा से बीड़ी पत्ते के व्यापारी आ रहे हैं। तो नक्सलियों ने ये भी देखा, फिर साथ में विद्या भैया की गाड़ी में चरखा छाप का झंडा लगा था। अच्छा। तो नक्सली दिग्भ्रमित भी हुए कि ये शायद कांग्रेसी नहीं, कोई अचानक से इस काफिले में आके आखिरी में फंस गया है। इस बीच में सबको हम लोगों को बंधक बनाया गया, 26-27 लोगों को बंधक बनाया गया। बाकी जो मर चुके थे उनको चाकू मारकर रोड में फेंक दे रहे थे नक्सली, लेकिन विद्या भैया के साथ ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहाँ पे वहीं पे विद्या भैया को छोड़ दिया, उन्हें चाकू नहीं मारी। अब इस बीच में उनके ड्राइवर ने बातचीत कर ली, हाँ बातचीत करी, हाँ कि गुमराह कर दिया था, बाकियों की जान बच जाए। हाँ, तो नक्सलियों ने पूछा कि ये 2 लोग कौन है, तो वो बताए कि ये 2 लोग उनके सहयोगी हैं, पीए हैं। मुझे पूछा कि ये कौन है, तो बताइए उनके नाती हैं। और वो पीएसओ कौन है, पूछे पीएसओ क्यों है इनके साथ, तो बताइए इतने बड़े व्यापारी हैं तो गनमैन लेके चलते हैं, कोई बहुत पैसा इधर उधर आता जाता है, ऐसा उसने दिग्भ्रमित किया। अब नक्सली हम लोगों को पहाड़ी के पीछे बंधक बना लिए। ये करीब 6:15-6:20 की घटना है जब हमको बंधक बनाया। गाड़ी में थे, उन गाड़ी से नीचे गिरा दिया था उनको, शुक्ला जी को, लेकिन उनको चाकू नहीं मारी थी, वो वहीं बैठे हुए थे। अब नक्सलियों ने हमको बंधक बना लिया। जब हम बंधक बन गए तो वहाँ पर हमारे सबके सिर में AK-47 टिकी थी। नक्सली वहाँ पर ये कर रहे थे कि जो विद्या भैया की गाड़ी में हिमालय का पानी रखा हुआ था, उस पानी की पूरी बॉटलों को निकाल कर लोगों को पिलाना शुरू किया कि ये पानी पियो, डराओ मत। और बाकी जो कुछ घायल थे उन घायलों को इंजेक्शन तक लगाया दर्द का उन्होंने। हाँ, और वहाँ पर मैक्सिमम जो नक्सली थी वो महिला नक्सली थी। हाँ। महिला नक्सली थी और साथ में जांच में भी सामने आया कि वो महिला नक्सली थी। सलवार जुडूम से जो पीड़ित नक्सल महिला थी, उनके परिवार वाले थे, बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे नक्सली आंध्रा के थे, ये एक साजिश थी। जो मतलब छत्तीसगढ़ के नक्सली यदि होते तो वो किसी भी नेता को ऐसे कागज देख के नहीं पहचानते, वो पेपर में महेंद्र कर्मा जी को पहचानते थे, उन्नत कुंवर पटेल जी को कागज देख के पहचाने नहीं तो वो किसी को जानते नहीं थे। अच्छा, महेंद्र कर्मा नाम लेते थे, मतलब कौन ये कौन है करके। हाँ, महेंद्र कर्मा जी तो मतलब इतने बड़े नेता थे, उसके बाद वो सेफ हो चुके थे, उनके पीएसओ उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन महेंद्र कर्मा जी का दिल इतना बड़ा था, उनको लगा कि मेरे कारण ही हमला हो रहा है। उन्होंने सामने आकर बोला, मैं महेंद्र कर्मा हूं, मुझे मारो, बाकी लोगों को छोड़ दो। ये शब्द महेंद्र कर्मा जी के थे। वाकई में वो बस्तर टाइगर लोकल नक्सली होते तो हाँ वो पहचानते। अब ये घटना जब पहाड़ी के पीछे हमको ले गए, सबके सिर में AK-47 टिकी हुई थी। अच्छा, एकदम फिल्मों की तरह। हाँ, फिल्मों की तरह सबके सिर में AK-47 टिकी हुई थी। फिर धीरे धीरे नक्सली अंधेरा होते होते पीछे भागते जा रहे थे। इस बीच में कोई फोटोग्राफर आया, वो फोटो खींचना शुरू किया हम सबकी। बहुत गंदे कपड़े पहने हुआ था। सब लोग उन्होंने पूछा आप कौन हो, तो वो बताया कि मैं नक्सलियों का फोटोग्राफर हूँ। अच्छा। उसके 10 मिनट बाद IBC 24 के एक पत्रकार नरेश मिश्रा वहाँ पहुंचे। वही पहुंचे, सबसे पहले नरेश मिश्रा पहुंचे। तो नरेश मिश्रा जी जब वहाँ पहुंचे तो नरेश मिश्रा जी ने कहा कि आप लोग को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और उल्टा पुलिस आने में देर होगी, तो आप लोग एक काम कीजिए, आगे पैदल चलिए। तो हम लोगों को लगा कि सबसे पहले हम घायलों को देखने जाएंगे, तो हमारे नेता का है क्या स्थिति है। तो हम सब घायलों के पास गए। सबसे पहले रोड में उदय मुदलियार जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था, अलानूर जी भी चली चुकी थी, और हम वहाँ सबको हिला के देखे भी। और उसके बाद फिर हम विद्याचरण शुक्ला जी के पास पहुंचे तो बहुत तेजी से खून बह रहा था, वो पानी मांग रहे थे। फिर हम लोगों ने उनको पानी पिलाया। नरेश मिश्रा जी भी हमारा साथ दिए उस समय। और जब हम लोगों ने उनको पानी पिलाया तो फिर हम सोचे कि एक बाइक जो नरेश मिश्रा जी के साथ आई थी, उस बाइक में उनको ले जा लेंगे। तो दौलत रोड़ा और मैंने बाइक को स्टार्ट किया और विद्या भैया बैठाने की कोशिश की बीच में, लेकिन विद्या भैया के शरीर से खून इतना ज़्यादा बह रहा था कि उनको बाइक में ले जाना पॉसिबल ही नहीं था। इस बीच में अब हम लोगों ने दिमाग लगाया कि हम पैदल सारे जितने लोग बचे वो पैदल आगे चलते हैं, आगे गांव में कोई जीप की व्यवस्था करके ले जाएंगे, सब घायलों को ले जाएंगे। अब जब हम आगे 3 किलोमीटर बढ़े तो हमको कोया बटालियन सेम नक्सलियों के ड्रेस में मुंह बांधे हुई मिली, तो हम फिर से डर गए कि नक्सली वापस आ गए। लेकिन फिर नरेश मिश्रा जो हमारे साथ पत्रकार थे, उन्होंने बताया, लाइट जलाया और बताया कि मैं पत्रकार हूँ और ये मतलब वो लोग हैं जो नक्सली जिनके ऊपर हमला किए। तब वो लोग भी हमको समझे, हम भी उनको समझे कि ये कोया बटालियन है। फिर कोया बटालियन अपना अंदर इधर घुसी और हम आगे बढ़े तो 4 किलोमीटर बाद हमको SP और कलेक्टर मिले। मयंक श्रीवास्तव SP थे उस समय, वो मिले। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस की व्यवस्था थी सारी। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से बख्तरबंद गाड़ी के जरिए विद्या भैया को आगे तक लाया, वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर लाया। जब जगदलपुर लाया तो फिर वहाँ पे स्थिति इतनी भयावह थी कि
मतलब उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि मतलब उन्हें सीधा रामकृष्ण शिफ्ट किया गया और उसके बाद वहाँ से वेदांता शिफ्ट किया गया। एयर एम्बुलेंस के थ्रू। जी, इस पूरे मामले में जो मुझे लगता है ये एक नक्सली घटना नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश थी। अभी तो लेकिन जांच दो आयोग बने, एनआईए की टीम अलग रही, जांच करी, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग एसआईटी और जांच कमेटी बनाई, दोनों की रिपोर्ट नहीं आई है। मतलब न्याय तो उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि मिला होगा, 29-31 परिवारों 10 साल हो गए आज इस घटना को लगभग। और ये जो जांच कमेटी बनाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बीजेपी के नेता इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का हाथ है, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि कहीं से निष्पक्ष जांच हो। जब भूपेश बघेल जी ने एसआईटी बनाई तो एनआईए ने उन्हें फाइल देने से, पूरी डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया। जीतू जी बता रहे थे कि उन्हें फाइल नहीं दिया, फाइल नहीं दिया से गया। जो कागज आते ताकि आगे आगे जांच हो, तो जांच रोकने का काम बीजेपी कर रही है, पूरी तरीके से बीजेपी कर रही है। हमने कोर्ट में भी इस केस को दाखिल किया था, वहां से भी बीजेपी ने इस कोर्ट में इस केस का स्टे लिया है। इससे साफ स्टेट स्पष्ट में है। सरकार कांग्रेस की है तो कहीं ना कहीं और थोड़ा प्रेशर बनना था। मतलब पहले बोलते थे कि बीजेपी की सरकार है तो हो सकता है नहीं हुआ, लेकिन अब तो चूंकि सारी बड़ी एजेंसियां जो है वो सेंट्रल के अधीन है, चाहे वो एनआईए हो, सीबीआई हो, या जो भी बड़ी जांच एजेंसियां है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। और कहीं ना कहीं एसआईटी ने गठन किया, लेकिन एसआईटी को किसी भी तरीके के सबूत या किसी भी तरीके की फाइल देने के लिए एनआईए साजिश हुई है, ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वाकई में साजिश हुई थी उस दिन? बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान आया था कि मैं एक ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। 2013 में बड़े नेता का बयान आया था कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, और उन्होंने शायद ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पूरे कांग्रेस के इतने बड़े नेताओं की हत्या नक्सलियों के द्वारा कर दी गई। मतलब वो 13 के आसपास बोले थे, 13 में 2013 में ही उन्होंने कहा था, और इसके बाद ये घटना हुई। चूंकि चुनाव नजदीक थे और कांग्रेस के इतने बड़े नेता जिस रास्ते पे, यदि रमन सिंह मुख्यमंत्री होते हेलीकॉप्टर से भी जाते थे, तो 2-2 हजार 5-5 हजार की बल नीचे केवल हेलीकॉप्टर देखने के लिए लगा दिए जाते थे। गई थी वहां से। हाँ, लगा दिए जाते थे। किंतु कांग्रेस के नेता सड़क के रास्तों से इतनी दूर जा रहे थे, और उस रास्ते में इतना सुरक्षा देना और सुरक्षा हटा लेना, ये बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। कि ये सीधा सीधा उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री रमन सिंह के ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने हमारे को सुरक्षा जितनी हमें चाहिए थी वो नहीं दी। इसमें प्रशासन के अधिकारी भी जिम्मेदार है। बाकी आप लोग दिल्ली के नेताओं से कुछ बात करते होंगे, आपके नेता जो कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इस मसले पर वो क्या उनका रिएक्शन रहता है कि हम बात करते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी पहुँच तो ज़्यादा है, दिल्ली में है तो। हम जिस समय हमला हुआ, मेरी राहुल गांधी जी से भी लगातार चर्चा हुई, और राहुल गांधी जी मुझे दिल्ली बुलाया था। हम देवेंद्र और मैं साथ में गए थे और हमारी चर्चा हुई। साहब, जानकारी राहुल गांधी जी को पूरी थी मामले की, उन्होंने पूरी जानकारी जमीन स्तर से निकाली थी, और वो यही चाहते हैं कि इस घटने की निष्पक्ष जांच हो। हमारे जो शहीद हुए कांग्रेस के नेता हैं उनके परिवार को भी न्याय मिले, और पूरे प्रदेश की जनता को ये पता चले कि इस पूरे हमले के पीछे कौन है। एनआईए जांच कर रही थी तो बयान वगैरह दिए थे? हाँ, एनआईए में मेरा लगातार बयान हुआ। मैं लगातार जगदलपुर जाता था, एनआईए का बयान हम देते रहे हैं। बात दिए हम एनआईए की जांच में 3 बार गए हैं। 3 बार बस्तर पे हमको बुलाया गया और हम गए। उसके बाद वहाँ पे एक न्यायाधीश आते थे बिलासपुर से, वो वहाँ आते थे, तो हम उस पेशी में भी वहाँ जाया करते थे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो जांच एजेंसी उसमें भी जाया करते थे। मतलब एक तरह से आप गवाह हैं उस मामले में। जी, मैं चश्मदीद के तौर पे। चश्मदीद का। बाकी और नक्सलियों की जो चीज़ें सामने नहीं आ पाई है, जैसे कि और बता रहे थे कि महिलाएं ज़्यादा थी, वो आप बता रहे कि साउथ इंडिया, मतलब वो साउथ के थे, वो आंध्र प्रदेश के लोग थे मैक्सिमम। आंध्रा की भाषा ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर था वो आंध्रा की भाषा समझ रहा था, और ये नक्सली आंध्रा की भाषा बोल रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये बोलता हूँ कि यदि हम 15 साल, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, 15 आदमी भी यदि चाय पीने भी चल देते थे, तो वो जब चाय पीने चल देते थे तो हमारी LIB, IB, इंटेलिजेंस को खबर हो जाती थी। कांग्रेस की इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा सुकमा में होने वाली थी। सुकमा में परिवर्तन यात्रा हुई, क्या इंटेलिजेंस को खबर नहीं था कि सीमा पार से सैकड़ों नक्सली एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं जो हथियारबंद है? इंटेलिजेंस को क्या खबर नहीं थी? उस समय के इंटेलिजेंस के अधिकारी मुकेश गुप्ता थे। रूट को बदला के बता रहे थे? रूट नहीं बदला गया था, जिस रूट से हम गए थे उसी रूट से लौटे हैं, कोई भी रूट नहीं बदला गया। ये केवल दिग्भ्रमित करने की बात उस समय की गवर्नमेंट कर रही थी, उस समय की रमन सिंह की गवर्नमेंट। ठीक है। और ऐसी कोई बात जो शायद अब तक सामने नहीं आ पाई हो, चाहे शुक्ला जी के बारे में बात हो जो उस दिन घायल थे, तो और आप लोग की बातें, ऐसी कोई बात? हम लोग लगातार दिनेश पटेल जी के संपर्क में रहे हैं। दिनेश पटेल जी को लगातार नक्सलियों के मैसेज आ रहे थे, मेल आ रहे थे, नक्सलियों के मेल उनके पास आ रहे थे। उस दिन वो बहुत भयभीत थे। सुकमा की सभा में वो मंच तक नहीं गए थे, वो गाड़ी में थे, और मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, क्योंकि और इसमें सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों ने सबके मोबाइल छीन लिए। नक्सली कभी घटना करते तो ऐसा करते नहीं कि सबके मोबाइल छीन लेते। उस दिन सबके मोबाइल, दिनेश भैया का लैपटॉप और सारा चीज छीन लिया, क्योंकि PCC चीफ थे नंदकुमार पटेल जी, और उनका पूरा काम देखते थे। इसलिए उन्होंने उस समय का पूरा लैपटॉप, मोबाइल, सबके मोबाइल और सबके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट थे सब नक्सलियों ने छीन लिया। शायद इसके पीछे भी कोई साजिश है कि कोई ऐसा सबूत नंदकुमार पटेल जी के पास था, या ऐसा कोई सबूत दिनेश पटेल जी के पास था जिसे कुछ बड़े नेता
बीजेपी के बड़े नेता उसे छुपाना चाहते थे, इसलिए ऐसा अंजाम दिया गया। ये बातें भी सामने आई थी कि जब गोली लगी नेताओं को, उसके बाद उसके शव के ऊपर जो है महिला नक्सलियों ने डांस किया था हाँ, या फिर और भी ये महेंद्र कर्मा जी के शव के साथ उन्होंने किया था। जब हम लोगों को बंधक बनाया गया तो पीछे ही वो महिला नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा जी को मतलब मारा था। उस समय महेंद्र कर्मा जी वहाँ से भी बोल रहे थे कि ये मेरे साथ उनको आँख से चाकू से आँख निकाल ली गई थी दोनों। उस समय महेंद्र कर्मा जी ने शेर की तरह बोला, ये मेरे साथ छोटा-मोटा मत करो, मुझे गोली मारो, मैं तुमसे डरता नहीं। ये महेंद्र कर्मा जी ने कहा। बहुत वाक़ई क्रूरता किया में था। बस्तर के यदि कोई टाइगर थे तो महेंद्र कर्मा थे। बाकी शव के साथ भी क्रूरता उन्होंने की थी, बता हाँ, रहे बहुत नक्सलियों ने। क्रूरता की थी उन्होंने, बहुत क्रूरता। ठीक है। तो ये थे निखिल द्विवेदी और कांग्रेस के नेता हैं और उस चश्मदीद थे उस घटना के, उस बहुत करीब से देखे थे पूरी घटना को, सिलसिलेवार उन्होंने बताया। और ये चीज़ें जो दो जांच कमेटी को भी वो बता चुके हैं, जो 2 जांच आयोग को बता चुके हैं, एनआईए और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट एसटीएफ एसआईटी थी उसको भी वो बता चुके हैं। आगे मामले की जांच होनी बाकी है, अभी तक न्याय नहीं मिला है, 10 साल हो चुके हैं घटना को। आगे क्या कुछ होगा वो हम आपको बता देंगे, आपको भी शायद पता चल जाएगा, तो आगे हम बताते रहेंगे आपको।